हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयों से संबंधित जितने भी बच्चे हैं जिनके एमडीसी विषय के अंतर्गत लोक प्रशासन के मूल सिद्धांत अथवा फंडामेंटल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय जो आपने सेलेक्ट किया है, तो उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर लेने वाले हैं। तो धैर्य बनाए रखें। ये जो क्लास होने वाली है वह लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी, जिसमें आपका पूरा पेपर यहीं पर क्लियर करवा दिया जाएगा। तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई और बुक पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर, बिना स्किप किए और नॉर्मल स्पीड में देखना, ताकि आपकी क्लास पूरी यहीं क्लियर हो जाए। ना कोई पेपर बैक रहने का झंझट रहेगा, ना कुछ और पढ़ने का झंझट रहेगा। तो देखते हैं सबसे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमडीसी पेपर बीए 3rd सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर। सबसे पहले देखते हैं यूनिट फर्स्ट से। देखो, समय कम है इसलिए मैंने क्वेश्चन के साथ ही आंसर को ऐड किया है। तो एक एक करके देखते हैं। यूनिट फर्स्ट है हमारी लोक प्रशासन का परिचय, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सामान्य परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको आंसर कैसे देना है। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन ले तो लोक प्रशासन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपका जो एग्जाम है तो उससे संबंधित क्वेश्चन ही सीधा सीधा पूछा जाएगा कि लोक प्रशासन क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार की नीतियों और योजनाओं को लागू किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, लोक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार की नीतियों को, सरकार की जो नीतियां होती है और योजनाएं होती है उनको लागू किया जाता है तथा सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करके समाज के विकास और जनहित को सुनिश्चित किया जाता है। सार्वजनिक सुविधाएं यानी कि जो सभी लोगों के लिए, समाज के सभी लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए समान रूप से उपयोगी होती है या प्रदान की जाती है। समाज के विकास यानी कि जो लोग रहते हैं उनके विकास और जनहित यानी जनता के हित को सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही साथ हम देखें क्वेश्चन नंबर 2, लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है। लोक प्रशासन की प्रकृति, तो लोक प्रशासन की प्रकृति व्यवहारिक, गतिशील और सेवा प्रधान होती है। ये लाइन आपको याद रखनी है कि लोक प्रशासन की जो प्रकृति है वह व्यवहारिक है। व्यवहारिक यानी कि व्यवहार में लाई जाती है, गतिशील यानी कि इसमें गति पाई जाती है, और सेवा प्रधान यानी कि लोगों की सेवा, जनता की सेवा, समाज सेवा से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और सरकारी कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करना। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य, क्वेश्चन आ जाए, लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आवश्यकताओं की पूर्ति, किनकी आवश्यकता है, जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और साथ ही साथ जो सरकारी योजनाएं होती है, नीतियां होती है, उनको प्रभावी रूप से लागू करना और धरातल पर प्रस्तुत करना और धरातल पर उनको लागू करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है। तो लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, लोक प्रशासन के क्षेत्र में नीति निर्माण यानी कि नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन यानी कि जो कानून बनाए जाते हैं वो उनको लागू करना, और प्रशासनिक प्रबंधन यानी कि सरकारी प्रबंधन और सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था तथा सरकारी संस्थाओं का संचालन शामिल किया गया है। सरकारी जो संस्थाएं होती है उनका डेवलपमेंट है, इसके अलावा नीतियां बनाना है, उनको लागू करना है, धरातल पर प्रस्तुत करना है, और उनका क्रियान्वयन एवं संचालन आदि इससे संबंधित है या इसमें शामिल किए गए। क्वेश्चन नंबर 4, लोक प्रशासन का महत्व बताइए। लोक प्रशासन, हमने देखा कि लोक प्रशासन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, तो अब इसका महत्व भी जान लेते हैं। तो लोक प्रशासन सरकार की योजनाओं को लागू करता है। बिल्कुल सही बात है कि सरकार की जो योजनाएं होती है वह लोक प्रशासन यानी कि जो जन सेवक होते हैं, यानी कि जन सेवक कहाँ से आते हैं, जो भर्ती बोर्ड होते हैं वो योग्य कर्मचारियों का चयन करते हैं, और उन योग्य कर्मचारियों को उनकी मेरिट यानी कि वरीयता सूची के आधार पर अलग अलग पद दिए जाते हैं, और वही अधिकारी क्या करते हैं, जो सरकारी योजनाएं होती है उनको लागू करने के लिए, उनको धरातल पर लाने के लिए और उन योजनाओं से जनता को लाभ पहुंचाने के लिए क्रियाशील होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराता है और समाज के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सार्वजनिक सुविधाएं, आपको कमेंट करके बताना है कि सार्वजनिक सुविधाओं के कोई दो उदाहरण आपको कमेंट करके बताना है, और साथ ही साथ
सेवाएं उपलब्ध कराता है और समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ? लोक प्रशासन जो विषय है यह कैसे डेवलप हुआ, इसका विकास कैसे हुआ? तो लोक प्रशासन 19वीं शताब्दी के अंत में एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित हुआ। प्रशासनिक कार्यों की बढ़ती जटिलता के कारण इसका महत्व बढ़ा। तो 19वीं शताब्दी के अंत में इसका महत्व लगातार बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि जो प्रशासनिक सुविधाएं थी या प्रशासनिक जो कार्य थे उनमें जटिलताएं बढ़ती गई। तो उन जटिलताओं को आसान बनाने के लिए, समस्याओं को आसान बनाने के लिए लोक प्रशासन विषय का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में एक समानता बताइए। तो लोक प्रशासन, लोक यानी जनता का प्रशासन, और निजी प्रशासन यानी कि किसी एक व्यक्ति विशेष का प्रशासन, इनमें कोई एक समानता आपको बतानी है। तो दोनों में संगठन, प्रबंधन, योजना और नियंत्रण जैसे सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में दोनों में क्या होता है? संगठन होता है, यूनिटी होती है, प्रबंधन मैनेजमेंट होता है, प्लानिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, और सिद्धांत थॉट होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। इन सभी का उपयोग किया जाता है तथा कार्यों को कुशलता और प्रभावशीलता से पूरा करने पर बल दिया जाता है। जो भी कार्य या निर्णय लिए जाते हैं उनको कुशलता से, सही तरीके से और जल्दी पूरा करने पर जोर दिया जाता है और प्रभावी रूप से उनको लागू करने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर क्या है? तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में हमने समानता देख ली, अब इन दोनों में अंतर भी देख लेते हैं। तो इन दोनों में अंतर, लोक प्रशासन का उद्देश्य जनहित और सामाजिक कल्याण होता है। लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है? जनहित यानी कि जनता का हित और सामाजिक कल्याण, समाज का कल्याण ही लोक प्रशासन का उद्देश्य होता है। जबकि निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना और निजी संस्थाओं के हितों को बढ़ाना होता है। अब निजीकरण, हर आपने सुना होगा निजीकरण निजीकरण निजीकरण। अब यहाँ आप देख सकते हो कि निजीकरण क्या करता है? अपनी संस्थाओं का या अपना निजी लाभ देखता है। जैसे कि हम बात करें भारत में, तो इंडियन एयरलाइंस यानी कि भारतीय जो एयरलाइंस है उसका निजीकरण कर दिया गया है, रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, बसों का निजीकरण किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो, अगर निजीकरण किया जा रहा है यानी कि कंपनियों के अधीन दिया जा रहा है, तो कंपनी यानी कि निजी है तो पहले वो क्या सोचेगी? अपना हित सोचेगी, अपने बारे में सोचेगी, यानी कि स्वयं का लाभ ज्यादा से ज्यादा देखेगी। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि जो निजी संस्थान होते हैं या निजी प्रशासन होता है वो स्वयं का या अपनी कंपनी का लाभ देखता है। जबकि लोक प्रशासन की बात करें तो लोक प्रशासन में लोक यानी जनता के हितों की रक्षा की जाती है, जनता के हितों के लिए या सार्वजनिक कार्यों के लिए कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है? तो शास्त्रीय दृष्टिकोण संगठन, नियमों और प्रशासनिक सिद्धांतों पर आधारित है। शास्त्रीय दृष्टिकोण किस पर? संगठन पर, नियमों पर और प्रशासनिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें कार्य कुशलता कार्य को सही तरीके से करने का विकल्प, इसके अलावा अनुशासन यानी कि हमेशा जो कर्मचारी होते हैं उनमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि कार्य करना है तो करना है, ऐसे नहीं अरे कर लेंगे बाद में, ऐसा नहीं होता। इसमें करना होता है, समय की पाबंदी होती है, हर चीज़ों की पाबंदी होती है। और स्पष्ट संरचना को प्रशासन की सफलता का आधार माना गया है। अगर किसी संस्थान में डिसिप्लिन है, संगठन है, यानी कि सब आपस में मिलकर कार्य करते हैं, प्लानिंग होती है, समय समय पर निरीक्षण होता है, उत्साह होता है, तो वह संस्था हमेशा आगे बढ़ती है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9, मानव संबंध दृष्टिकोण क्या है? मानव संबंध दृष्टिकोण देख लेते हैं। मानव संबंध दृष्टिकोण संगठन के कर्मचारियों की भावनाओं, व्यवहार और आपसी संबंधों को महत्व देता है तथा कार्यस्थल पर सहयोग और संतुष्टि बढ़ाने पर जोर देता है। मानव संबंध दृष्टिकोण, मानव के आपस में कैसे संबंध है, यानी कि कोई भी संस्था है तो उस संस्था में कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी है उनके मध्य संबंध, मानवीय संबंध कैसे है। अगर संबंध अच्छे हैं, व्यवहारिक है, तो कर्मचारियों के मध्य भावनाएं यानी कि आपस में जो सोच विचार है वो कैसे है, साथ ही साथ व्यवहार, उनका आपस में कैसा व्यवहार है और आपसी संबंधों का महत्व देखने को पाया जाता है। तथा कार्यस्थल यानी कि जहां पर कार्य करते हैं
में सहयोग और संतुष्टि बढ़ाने पर जोर देता है। ऐसे नहीं कि दो कर्मचारी है, एक का काम हो गया तो दूसरे को अरे इसको करने दो, नहीं, दोनों आपस में मिलकर क्या करें, अगर किसी कार्य को पूर्ण करते हैं तो उस भावना को किस दृष्टिकोण के अंतर्गत रखा जाता है, मानव संबंध दृष्टिकोण के मध्य रखा जाता है। यूनिट फर्स्ट से अंतिम क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक प्रशासन का अंतिम उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य क्या माना गया है? तो यहाँ पर लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सरकारी नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करना, जनता को आवश्यक सेवाएं प्रदान करना और समाज के समग्र विकास को सुनिश्चित करना ही लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य रहा है। यानी कि यहाँ पर सरकारी नीतियों को प्रभावी रूप से, यानी कि कोई कानून तो बन गया लेकिन उसको धरातल पर प्रभावी रूप से सटीकता से लागू करना और जनता की आवश्यकताओं, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उनको ध्यान में रखना, मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करना, जैसे कि आवास की सुविधा प्रदान करना, पेयजल की सुविधा प्रदान करना, इसके अलावा चिकित्सा, शिक्षा आदि बहुत सारे ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं या आधारभूत आवश्यकताएं होती है जिनको हम मानव के लिए अति महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इन सभी सुविधाओं को सुनिश्चित करना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य उद्देश्य माना गया है। अब देखते हैं यूनिट सेकंड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रत्येक यूनिट से मैंने 10 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर भी मैं लेकर आया हूं, तो धैर्य बनाए रखें, पूरा पेपर यहीं क्लियर हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लेना। यूनिट सेकंड है लोक प्रशासन के सिद्धांत। अब लोक प्रशासन में बहुत सारे सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आमतौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है संगठन क्या है, यानी कि संगठन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, संगठन व्यक्तियों और संसाधनों का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समन्वय और सहयोग के साथ कार्य करता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, संगठन क्या है, व्यक्तियों और संसाधनों का ऐसा व्यवस्थित समूह है। यानी कि कोई भी संगठन होता है तो उसमें व्यक्ति भी होते हैं और अन्य संसाधन भी होते हैं, तो उनका संगठित या व्यवस्थित समूह होता है जो किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, कोई एक निश्चित उद्देश्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए समन्वय यानी कि आपस में सहयोग की भावना, तालमेल की भावना और सहयोग के साथ कार्य करता है। जैसे कि आप की ये क्लास है, अब इसमें आप कितने बच्चे, लगभग इस क्लास में मेरे 10 से 15 हज़ार व्यूज आएंगे, तो 10 से 15 हज़ार आप स्टूडेंट्स और मैं प्लस मेरा ये पूरा सिस्टम, यानी कि ये संसाधन हो गए, व्यक्ति, मैं और आप सभी इसमें क्या हो गए, व्यक्ति तथा संसाधन। अब मेरे पास ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है, बोर्ड वगैरह, पेन वगैरह, कैमरा, पीसी वगैरह सभी है, और आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है, फोन है, तो ये तो हमारे क्या हो गए, संसाधन, और हम सब व्यक्ति। तो हमारा एक क्या हो जाता है, निश्चित उद्देश्य हो गया। निश्चित उद्देश्य क्या हो गया कि हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं। तो हम क्या करते हैं, आपस में सहयोग की भावना से, मैं आपके लिए क्लास ला रहा हूं, आप क्लास देख रहे हो, हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है, एग्जाम को क्लियर करना, एग्जाम को अच्छे नंबरों से पास करना। तो ये हमारा एक संगठन हो गया और संगठन में तालमेल, सहयोग की भावना हो गई। तो इसी सहयोग में आप सब क्या करोगे, जैसे कि 10,000 मेरी ऑडियंस आएगी इस पे, 10 या 15,000, तो आप सभी अगर सब्सक्राइब कर लोगे, इस चैनल को लाइक कर दोगे, तो अपना जो संगठन है बहुत आगे बढ़ेगा, अपना चैनल बहुत आगे बढ़ेगा और आपका एग्जाम भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं संगठन के मुख्य आधार क्या है। आज क्या रहे हो, ठोक दो लाइक, कर लो सब्सक्राइबर। नेक्स्ट हम बात करें संगठन के मुख्य आधार क्या है। तो संगठन के मुख्य आधार कार्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थान होते हैं। संगठन का मुख्य आधार क्या होता है, संगठन के मुख्य आधार कार्य यानी कि जो वर्क किया जाता है, प्रक्रिया किस माध्यम से, व्यक्ति और स्थान होते हैं। इन आधारों के अनुसार विभागों और प्रशासनिक इकाइयों का गठन किया जाता है। यानी कि अलग अलग प्रशासनिक इकाइयां क्रम से, छोटे क्रम से बड़े क्रम की ओर या बड़े क्रम से छोटे क्रम की ओर निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, पद सोपान क्या है। तो पद सोपान इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पदानुक्रम संगठन में पदों की उच्च नीच से के क्रम को दर्शाता है, जिसमें उच्च अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश देते हैं और प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखते हैं। तो पदानुक्रम क्या होता है, पद के अनुसार व्यवस्थित करना, या पद के अनुसार, या हम उच्च से निम्न की ओर, यानी कि अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है, जैसे कि 4th ग्रेड, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड होता है टीचिंग लाइन में।
तो ऐसे ही यानी कि यहाँ पर क्या होता है, उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी की और निम्न कर्मचारियों की ओर पद निर्धारित कर दिए जाते हैं और उच्च अधिकारी आदेश देते हैं और कार्यों को पूरा करवाते हैं। सुनिश्चित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से कार्यों को या प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए यह क्रम निर्धारित किया जाता है। अगर ऐसा क्रम निर्धारित नहीं किया जाए तो सभी बोलेंगे कि तू कर तू कर तू कर, आप करो, ये करो, वो करो, ऐसे ही चलेगा। लेकिन उच्च अधिकारी है, बॉस का कॉल आया है, बॉस का आदेश है, नोटिस है, ये कार्य हमें करना है, तो ये एक आदेश होता है और उस आदेश के अनुसार व्यक्ति कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आदेश की एकता क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदेश की एकता का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए, जिससे भ्रम और अनुशासनहीनता से बचा जा सकता है। आदेश की एकता का मतलब होता है कि कोई भी कर्मचारी है उसे एक व्यक्ति से आदेश मिलेगा। अगर 2 या 3 या 4 व्यक्तियों से आदेश मिलेगा तो एक आदेश बोलेगा ये करना है, दूसरा बोलेगा ये नहीं करना, तीसरा बोलेगा कि अभी सोचेंगे, चौथा बोलेगा कि बाद में देखेंगे। तो जो अधीनस्थ कर्मचारी है वो कंफ्यूजन में रहेंगे कि ये कार्य करना है या नहीं करना। इसलिए यह सिद्धांत कहता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति का आदेश होना चाहिए कि यह कार्य होना चाहिए तो कर्मचारी अपने आप कर लेंगे, नहीं होना चाहिए तो नहीं करेंगे। तो आदेश की एकता का तात्पर्य यही है कि आदेश देने वाला एक ही व्यक्ति होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, नियंत्रण का क्षेत्र क्या है। तो नियंत्रण का क्षेत्र उस सीमा को दर्शाता है जिसके अंतर्गत एक अधिकारी प्रभावी ढंग से अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों की देखरेख और नियंत्रण कर सकता है। तो नियंत्रण का क्षेत्र का मतलब है कि कोई भी अधिकारी होता है वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के, जैसे मान लीजिए एक अधिकारी है, ठीक है, इसके अधीन 3, 4, 5 व्यक्ति जैसे कि बी, सी और डी कार्य करते हैं। अब ये ए व्यक्ति क्या करता है, इनके ऊपर आसानी से क्या कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। तो नियंत्रण करने की प्रक्रिया और देख रेख, ठीक है, कि जो कार्य कर रहा है वह अच्छे से हो रहा है या नहीं, तो नियंत्रण और देखरेख आसानी से कर सकता है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है, नियंत्रण का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यायोजन क्या है। तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। प्रत्यायोजन क्या है। प्रत्यायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें उच्च अधिकारी अपने कुछ अधिकार और दायित्व अधीनस्थ कर्मचारियों को सौंप देता है ताकि प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ सके। तो इसमें प्रत्यायोजन का तात्पर्य क्या है कि जो उच्च अधिकारी होते हैं वह अपने अधिकार या कुछ शक्तियां अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रदान कर देते हैं, यानी कि उसके जस्ट नीचे वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको प्रदान कर देते हैं। इससे क्या होता है कि वह स्वयं निर्णय लेकर उस कार्य को सही तरीके से, प्रभावी तरीके से क्रियान्वित कराने में सफल होते हैं और आसान तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीकरण क्या है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। केंद्रीकरण वह व्यवस्था है जिसमें प्रशासनिक निर्णय लेने की शक्ति मुख्य रूप से उच्च स्तर के अधिकारियों या केंद्रीय प्राधिकरण के हाथों में होती है। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, कोई भी संस्था है तो उसमें मान लीजिए एक उच्च अधिकारी है, तो उच्च अधिकारी के पास क्या होती है, अधिकार होते हैं। अब इसके अधीन 2 कर्मचारी कर रहे हैं, फिर इसके अधीन 3 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब ये लास्ट में क्या करेंगे, इनके ऊपर नियंत्रण रखेंगे और लास्ट में जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है, यानी कि ये अधिकारी क्या करते हैं, कर्मचारी कार्य करते रहते हैं, इनके ऊपर अधिकार इनका होता है और इनके ऊपर सर्वोच्च अधिकारी यानी कि उच्च अधिकारी का नियंत्रण होता है। तो केंद्रीकरण वह व्यवस्था है जिसमें प्रशासनिक निर्णय लेने की जो शक्ति मुख्य रूप से उच्च स्तर के अधिकारी या केंद्रीय अधिकारी, तो उच्च स्तर का अधिकारी हो गया, केंद्रीय अधिकारी हो गया, इसके अधीन अन्य कर्मचारी कार्य करते हैं। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण क्या है। तो केंद्रीकरण का उल्टा हो जाएगा विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में निर्णय लेने की शक्तियों को विभिन्न स्तरों और अधिकारियों में बांट दिया जाता है जिससे प्रशासन अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनता है। यानी कि निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें अलग अलग अधिकारियों को विभाजित कर दिया जाता है, कार्य अलग अलग अधिकारियों को विभाजित कर दिया जाता है, जिससे प्रशासनिक कार्य आसानी से और सही तरीके से संचालित होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, निर्णय निर्माण क्या है। तो निर्णय निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण करके किसी समस्या के समाधान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन
किया जाता है। निर्णय निर्माण यानी कि कोई भी समस्या है तो उसके ऊपर विचार विमर्श करके अंतिम जो फैसला लिया जाता है, सबसे उपयुक्त विकल्प का जो चयन किया जाता है। जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, तो आपको सभी सही लगते हैं लेकिन जो सबसे उपयुक्त होता है वो आप क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो। ऐसा ही इसमें यूनिट सेकंड का अंतिम क्वेश्चन है, संचार का महत्व क्या है। तो संचार प्रशासन में सूचना, विचार और निर्देशों के आदान प्रदान का माध्यम है। यह संगठन में समन्वय, समझ और कार्यकुशलता को बढ़ाने में सहायता करता है। यानी कि जो संगठन है उसमें सूचनाओं को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। नेक्स्ट हम बात करें यूनिट थर्ड से। यूनिट थर्ड है अपनी कार्मिक प्रशासन। कार्मिक प्रशासन क्या है, पहला ही क्वेश्चन है कार्मिक प्रशासन क्या है, तो इसका आंसर देखिए। कार्मिक प्रशासन प्रशासन का वह भाग है जो कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति और सेवा शर्तों से संबंधित कार्यों का प्रबंधन करता है। कार्मिक प्रशासन का कार्य क्या है, यानी कि कोई भी विभाग है तो विभाग में कर्मचारियों का चयन, एग्जाम और उनका इंटरव्यू वगैरह लेने का कार्य, और साथ ही साथ भर्ती कराना, प्रशिक्षण देना, उनको पदोन्नति देना यानी कि प्रमोशन देना, और साथ ही साथ जो अन्य सेवा की शर्तें होती है उनको बनाना और लागू करना ही इसका, या मैनेजमेंट करना ही इसका प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कार्मिक प्रशासन का महत्व क्या है। तो इसका महत्व क्या है, कार्मिक प्रशासन योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति और विकास सुनिश्चित करता है जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावी, कुशल और उत्तरदायी ढंग से संपन्न हो सके। यानी कि कार्मिक प्रशासन का महत्व क्या है कि ये योग्य और उच्च उम्मीदवारों का सिलेक्शन करता है जिससे प्रशासन का जो कार्य है वह सुनिश्चित रूप से, सुदृढ़ रूप से, प्रभावी रूप से, उत्तरदायी ढंग से संपन्न हो सकता है। नेक्स्ट है नौकरशाही क्या है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। नौकरशाही, तो नौकरशाही एक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें कार्य, नियमों, पदानुक्रम और निश्चित प्रक्रियाओं के आधार पर संचालित किए जाते हैं तथा अधिकारियों की स्पष्ट जिम्मेदारियां होती है। नौकरशाही में क्या होता है कि निश्चित जिम्मेदारियां होती है, आपको ये कार्य करना होगा और निश्चित सारे प्रावधान होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सिविल सेवा क्या है। सिविल सेवा सरकार के स्थायी कर्मचारियों का समूह है जो प्रशासनिक कार्यों को संचालित करता है और सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि एक स्थायी संस्था है और यह जो प्रशासनिक कार्य है उनको क्रियान्वित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब सिविल सेवा को आप जानते हो कि कौन से आते हैं, इसमें किस रैंक के अधिकारी आते हैं और कौन सा इसमें एग्जाम होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है। तो सिविल सेवाएं सरकारी नीतियों को लागू करती है, प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखती है और जनता को विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाएं या सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तो सिविल सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, सरकारी नीतियों को लागू करना, इसके साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना, जनता के विभिन्न प्रकार की जो सार्वजनिक सुविधाएं होती है उनको उपलब्ध कराना ही प्रशासनिक सेवाओं का या सिविल सेवाओं का, प्रशासनिक नहीं सिविल सेवाओं का मुख्य कार्य होता है। वर्गीकरण क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। तो वर्गीकरण कर्मचारियों को उनके पद, कार्य और जिम्मेदारियों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटने की प्रक्रिया है जिससे सार्वजनिक व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहती है। यानी कि वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, विभाजन करना। तो कर्मचारियों को उनके पद, कार्य और जो जिम्मेदारियां होती है उनके आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित करना। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखते हैं 7 नंबर, भर्ती क्या है। भर्ती सरकारी सेवाओं में योग्य और योग्यताधारी व्यक्तियों को चयनित करके विभिन्न पदों पर नियुक्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। भर्ती क्या होती है, आप एग्जाम देने जाते हो, कंपटीशन के एग्जाम, तो उसमें आप एग्जाम देते हो, पास होते हो, फिर डीवी होता है, यानी कि आप योग्य हो और योग्यताधारी, यानी कि योग्य हो और योग्यताधारी यानी कि आपके पास योग्यता भी है, योग्य हो और योग्यता यानी कि आपकी पढ़ाई भी उसके समान है, तो उनकी नियुक्ति करके प्रशासनिक कार्यों में लगाया जाता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण क्या है। प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कर्मचारियों को उनके कार्यों के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और अनुभव प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पदोन्नति क्या है। तो पदोन्नति किसी कर्मचारी को उसके वर्तमान पद से उच्च पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया है
जिससे उसकी जिम्मेदारियां और अधिकार बढ़ जाते हैं। पदोन्नति का मतलब क्या होता है? कोई भी कर्मचारी होता है वह जिस पद पर होता है, अपने लेवल पर होता है, उससे उच्च लेवल पर या उच्च पद पर उसको क्या करना? प्रमोशन देना, और जिससे उसका अधिकार एवं शक्तियां कार्यक्षेत्र बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है यूनिट 3 का, कार्मिक प्रशासन का उद्देश्य क्या है? तो कार्मिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य योग्य, प्रशिक्षित और जिम्मेदार कर्मचारियों का विकास करना ताकि प्रशासनिक कार्य प्रभावी ढंग से संचालित हो सके। तो कार्मिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कर्मचारी है, योग्य कर्मचारी है, उनको प्रशिक्षण प्रदान करना और जिम्मेदारी कर्मचारियों का विकास करना, जो जिम्मेदारियां उनका विकास करना, जिम्मेदारियों को बढ़ाना, प्रशासनिक कार्यों को सुधारना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये थे यूनिट 3 से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं यूनिट 4 यानी कि अंतिम यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चन। वित्तीय प्रशासन, वित्तीय प्रशासन क्या है? तो आंसर देखिए इसका, वित्तीय प्रशासन सरकार की आय और व्यय के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकारी संस्थानों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। मैं थोड़ा जल्दी करवाऊंगा क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है वित्तीय प्रशासन का महत्व क्या है? तो वित्तीय प्रशासन सरकारी धन के सही उपयोग, आर्थिक नियंत्रण और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है तथा विकास कार्यों को गति प्रदान करता है। वित्तीय प्रशासन का महत्व क्या है? वित्तीय प्रशासन मुख्य रूप से सरकारी धन का सही उपयोग करना और साथ ही साथ आर्थिक नियंत्रण, धन का यानी कि सही तरीके से उपयोग करना, नियंत्रण करना और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए सुनिश्चित करता है, यानी कि योजनाएं लागू करता है तथा विकास कार्यों को गति प्रदान करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट क्या है? तो बजट सरकार की आय और व्यय का वार्षिक अनुमान होता है जिसके माध्यम से वित्तीय संसाधनों की योजना और नियंत्रण किया जाता है। तो बजट क्या है? बजट सरकार की आय और व्यय, कितना आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है, का एक वार्षिक अनुमान होता है। वार्षिक यानी कि एक वर्ष के लिए अनुमान होता है कि एक वर्ष में इतना खर्च होगा और इतना पैसा आएगा। तो उसके आधार पर एक बजट तैयार किया जाता है जिसके माध्यम से वित्तीय संसाधनों की योजना और नियंत्रण का प्रावधान किया जाता है या उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट है बजट के प्रकार कौन कौन से हैं? तो बजट के मुख्य प्रकार संतुलित बजट, घाटा बजट और अधिशेष बजट है जो आय और व्यय के अंतर के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, बजट निर्माण क्या है? तो बजट निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार आगामी वर्ष की आय और व्यय का अनुमान लगाकर वित्तीय योजनाएं तैयार करती है। बजट निर्माण क्या है? तो सरकार क्या करती है कि आगामी जो वर्ष है, आने वाला जो वर्ष है, उसमें आय के जो स्रोत है उनका अनुमान लगाती है और साथ ही साथ कि कितना खर्च होगा उसका एक अनुमान लगाती है और उस अनुमान के आधार पर एक लेख पत्र यानी कि बजट तैयार किया जाता है। फिर उसी के अनुसार योजनाएं तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, बजट के प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो बजट के प्रमुख सिद्धांतों में वार्षिकता, एकता, सार्वभौमिकता और संतुलन शामिल है जो वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, बजट के उद्देश्य या बजट का उद्देश्य क्या है? तो बजट का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के लिए संसाधनों का उचित वितरण करना तथा आर्थिक और सामाजिक विकास के कार्यक्रमों को प्रभावी बनाना बजट का मुख्य उद्देश्य है। बजट का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और उचित वितरण प्रदान करना तथा आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कार्यक्रमों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करना ही बजट का मुख्य उद्देश्य माना गया है। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक आर्थिक नीति में बजट की भूमिका क्या है? तो बजट सरकार को विकास योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराता है और गरीबी उन्मूलन, रोजगार तथा सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है। सरकारी जो योजनाएं होती है, सरकार के विकास जो योजनाएं होती है उनके लिए धन उपलब्ध कराता है कौन? बजट। और साथ ही साथ गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाने के लिए, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए, समाज के कल्याण के लिए जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती है, उनको बढ़ावा देने के लिए ये क्या करते हैं? सहयोग प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सार्वजनिक व्यय क्या है? तो सार्वजनिक व्यय वह धनराशि है जो सरकार विभिन्न विकास योजनाओं, प्रशासनिक कार्यों और सार्वजनिक सेवाओं के लिए खर्च करती है। तो सीधा आंसर आ गया कि सार्वजनिक व्यय पर
वह धनराशि है जो सरकार विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं तथा प्रशासनिक कार्यों के और सामाजिक सेवाओं के लिए खर्च करती है। क्वेश्चन नंबर 10, वित्तीय प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? वित्तीय प्रशासन का मुख्य कार्य सरकारी आय एकत्र करना, व्यय को नियंत्रित करना और वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन करना है। वित्तीय प्रशासन का मुख्य कार्य मोस्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। यह मुख्य रूप से क्या करती है? सरकारी आय एकत्रित करना, सरकार यानी टैक्स वगैरह एकत्रित करना और साथ ही साथ व्यय को नियंत्रित करना, खर्चों को नियंत्रित करना और वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन करना ही इसका मुख्य कार्य माना गया है। तो ये थे यूनिट 4 से संबंधित महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन। अब एक बार हम सभी यूनिट से कंबाइंड रूप से और जो रह गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको थोड़ा सा और देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फिर देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर। लोक प्रशासन को एक विज्ञान क्यों माना जाता है? तो लोक प्रशासन में सिद्धांत, नियम और व्यवस्थित अध्ययन होता है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण और अनुसंधान किया जाता है, इसलिए इसे सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि इसको विज्ञान भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिद्धांत पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासनिक विश्लेषण किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है, तो इसलिए विज्ञान की श्रेणी में भी रखा गया है। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन को एक कला क्यों कहा जाता है? तो लोक प्रशासन में देखिए, प्रशासन में कार्य कुशलता, अनुभव, नेतृत्व और व्यवहारिक कौशल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है कि जो प्रशासन है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या होना चाहिए? कार्य कुशलता होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, नेतृत्व की भावना होनी चाहिए, नेतृत्व करने के गुण होने चाहिए और व्यवहारिक कौशलता की आवश्यकता होती है। इन गुणों के प्रयोग से प्रशासन सफल बनता है, इसलिए इसे एक कला भी माना गया है। तो अगर व्यक्ति में, कर्मचारियों में कला होगी तो वह प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से या सही तरीके से क्रियान्वित करने में सफल होंगे, इसलिए इसे कला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, लोक प्रशासन के अध्ययन में मुख्य दृष्टिकोण कौन से हैं? तो लोक प्रशासन के अध्ययन में शास्त्रीय दृष्टिकोण, मानव संबंध दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण तथा आधुनिक प्रबंधकीय दृष्टिकोण मुख्य माने गए हैं या माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व का महत्व क्या है? तो उत्तरदायित्व से प्रशासन जनता और सरकार के प्रति जवाबदेह बनता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है तथा प्रशासनिक कार्यों में अनुशासन और ईमानदारी बनी रहती है। अब नोट करते जाना, मैं थोड़ा जल्दी करवाऊंगा क्योंकि समय कम है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 5, विभागीय संगठन क्या होते हैं? तो विभागीय संगठन वह प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सरकार विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभागों में विभाजित करती है और प्रत्येक अपने कार्यों का संचालन करती है। प्रत्येक विभाग अपने कार्यों का संचालन करते हैं, यानी कि सरकार क्या करती है? अलग अलग प्रशासनिक विभागों की स्थापना करती है, कर्मचारियों का चुनाव करती है और वो कर्मचारी अपनी संस्था के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेही होते हैं। नेक्स्ट है, लाइन और स्टाफ संगठन में क्या अंतर है? लाइन संगठन में अधिकारी सीधे कार्यों का संचालन करते हैं, जबकि स्टाफ संगठन सलाह और सहायता प्रदान करता है तथा निर्णय लेने में लाइन अधिकारी की मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रशासन में समन्वय का महत्व क्या है? तो समन्वय विभिन्न विभागों और कर्मचारियों के कार्यों को एक दिशा में जोड़ता है, जिससे कार्यों में तालमेल, दक्षता और संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति संभव हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें नियंत्रण, कंट्रोलिंग का अर्थ क्या है? नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि कार्य निर्धारित नियमों के अनुसार हो। क्लियर? नेक्स्ट है, योग्यता प्रणाली क्या है? मेरिट सिस्टम क्या होता है? तो देखिए, योग्यता प्रणाली में सरकारी सेवाओं में भर्ती और पदोन्नति योग्यता परीक्षा और क्षमता के आधार पर की जाती है, ताकि प्रशासन में कुशलता और योग्य कर्मचारी मिल सके। तो मेरिट लिस्ट क्या होती है? यानी कि जो योग्य उम्मीदवार होते हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है, ताकि प्रशासनिक सुविधाएं सुचारू रूप से, कुशल रूप से जो योग्य कर्मचारी होती है वो संचालित कर सके। नेक्स्ट है, लोक सेवा आयोग का क्या कार्य है? लोक सेवा आयोग सरकारी सेवाओं के लिए
योग्य उम्मीदवारों का चयन करता है, भर्ती प्रक्रियाओं को निष्पक्ष बनाता है और प्रशासन में पारदर्शिता बनाए रखने में सहायता करता है। तो लोक सेवा आयोग क्या करता है, जो योग्य उम्मीदवार होते हैं उनका चयन करता है, भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखता है, यानी कि इसमें कोई धोखाधड़ी ना हो, और प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्रशिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ाना है, प्रशासनिक ज्ञान देना, नई तकनीकों से परिचित कराना और कर्मचारियों को जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना है। तो प्रशिक्षण क्या होता है? कर्मचारियों की कार्य कुशलता को, यानी कि कार्य करने की जो कुशलता है उसको बढ़ाना है, साथ ही साथ प्रशासनिक ज्ञान देना, यानी प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करना, नई नई तकनीकों से परिचित करवाना और उनका उपयोग करना सिखाना, और साथ ही साथ कर्मचारियों को जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना कि आपकी ये जिम्मेदारियां आने वाली है, इनके लिए आपको तैयार होना है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रशासन में अनुशासन का क्या महत्व है? अनुशासन से कर्मचारियों में जिम्मेदारी, नियमों का पालन करना और कार्य के प्रति निष्ठा विकसित होती है। यानी कि जो अनुशासन का जो एक हम बोले कि अनुशासन होता है वह कर्मचारियों में जिम्मेदारी को बढ़ाता है, साथ ही साथ नियमों को पालन या नियमों को पूरा करने में सहयोग प्रदान करता है, और कार्य के प्रति निष्ठा, यानी कि कर्मचारी अपने कार्य के प्रति क्या हो जाएंगे, निष्ठावान हो जाएंगे। इससे प्रशासनिक कार्यों या कार्य समय पर प्रभावी ढंग से पूरे हो जाते हैं। अगर कर्मचारियों में अनुशासन है, अपने कार्य के प्रति निष्ठा है, तो कार्य जल्दी और समय पर पूरे हो जाते हैं। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है, हकीकत यह है कि ऐसा देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, वित्तीय नियंत्रण क्या है? तो वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार आय और व्यय पर निगरानी रखती है ताकि सार्वजनिक धन का उपयोग सही और नियमानुसार हो सके। नेक्स्ट है, बजट घाटा क्या होता है? जब किसी वर्ष में सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक हो जाता है तो उसे घाटा कहते हैं, घाटा बजट कहा जाता है। यह आर्थिक विकास के लिए कभी कभी आवश्यक होता है। बजट घाटा क्या होता है कि सरकार के पास जब एक वर्ष में आय कम आती है जबकि व्यय ज़्यादा हो जाता है तो इसे बजट घाटा कहा जाता है। लेकिन क्या होता है कि विकास कार्यों के लिए अगर धन का उपयोग कर लिया जाता है और घाटा हो जाता है तो वह घाटा कभी कभी फायदे का सौदा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि विकास कार्यों के लिए हमने उनका उपयोग किया है, तो आने वाला जो वर्ष होगा उसमें अधिक लाभ प्राप्त होने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 15, बजट को सामाजिक आर्थिक विकास का साधन क्यों कहा जाता है? तो बजट के माध्यम से सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और रोजगार जैसी योजनाओं पर धन खर्च करती है जिससे समाज का आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। तो बजट का इस्तेमाल सरकार किस में करती है? शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार के अवसर, आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने में करती है जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर और अन्य जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 16, वित्तीय प्रशासन में लेखा परीक्षा ऑडिट का क्या महत्व है? तो लेखा परीक्षा सरकारी आय और व्यय की जांच करती है। इससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रहता है और यह सुनिश्चित होता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग सही ढंग से हुआ है या नहीं। एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट कॉर्प पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण लोक प्रशासन के क्षेत्र में संकुचित मानने वाले विचारक लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्प सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पोस्ट कॉर्प शब्द अंग्रेजी के 7 अक्षरों से POSTCORB पोस्ट कॉर्प से या को मिलाकर बनाया गया है। पोस्ट कॉर्प शब्द की रचना और उसका अर्थ भाव इस प्रकार है। तो इन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं एक बार। पहला है योजना, यानी कि प्लानिंग करना, इच्छित कार्य या कार्यों की रूपरेखा, रीतियां व नीतियां निर्धारित करना। योजना पहले हम बनाते हैं, फिर संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें प्रशासनिक ढांचे को संगठित करना, फिर कर्मचारियों का प्रबंधन करना, स्टाफिंग यानी कि संपूर्ण कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और उनके अनुकूल कार्य की दिशाएं निर्मित करना। चौथा पॉइंट है इसमें निर्देशन करना, प्रशासन संबंधी निर्णय लेना व उनके अनुरूप आदेश निर्देश देना। समन्वय करना, कोऑर्डिनेटिंग करना, यानी कि कार्यों के विभिन्न भागों में समन्वय स्थापित करना। रिपोर्ट करना,
यानी कि रिपोर्टिंग तैयार करना, प्रशासनिक कार्यों की प्रगति के बारे में रिपोर्ट देना, और 7वां है बजट तैयार करना यानी कि बजटिंग, राजकोषीय योजनाएं तैयार करना, हिसाब किताब रखना व उन पर नियंत्रण रखना इसमें शामिल किए गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन से संबंधित ये अंतिम क्वेश्चन है। पद सोपान के सिद्धांत लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद सोपान के सिद्धांत का अर्थ है कर्मिक संगठन जिसमें सत्ता ऊपर से नीचे की ओर क्रमिक रूप से उतरती है, यानी कि संगठन की जो सत्ता होती है या जो कर्मचारियों का लेवल होता है वो उच्च से निम्न की ओर चलता है। निम्न स्तरीय व्यक्ति उच्च स्तरीय अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्न स्तर का कर्मचारी उच्च स्तर के कर्मचारियों के प्रति क्या होता है, जवाबदेही होता है या उत्तरदायी होता है। यही क्रम ऊपर से नीचे की ओर चलता है। ऊपर से नीचे की यानी कि उच्च से निम्न की ओर चलता है। यह व्यवस्था पिरामिड की भांति होती है। पिरामिड की भांति, पिरामिड कैसा होता है, ऐसे, ठीक है, यानी कि नीचे कर्मचारी ज्यादा है, यहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी है, और फिर ऊपर धीरे धीरे यह व्यवस्था घटती जाती है और ऊपर एक उच्च अधिकारी आ जाता है। इसके द्वारा संगठन में कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों तथा स्तरों को परस्पर व्यवस्थित ढंग से जोड़कर उत्तरदायित्व की पंक्ति सुनिश्चित की जाती है। इसमें देख लेते हैं इसके लाभ। समय की बचत होती है, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, प्रशासन में सूचना का माध्यम और यह सुविधाजनक भी होती है। अंतिम क्वेश्चन है गैंग प्लान क्या है। गैंग प्लान है, ठीक है, गैंग प्लान क्या है। हेनरी फियोल ने पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए एक पुल व्यवस्था का निर्माण किया। इस व्यवस्था को उन्होंने गैंग प्लान के नाम दिया, जिसका अर्थ होता है लेवल जंपिंग, यानी कि अपने लेवल से ऊपर उठना, जंप करना। इस व्यवस्था के अनुसार एक विभाग या उप विभाग का कर्मचारी सीधे भी दूसरे विभाग या उप विभाग के कर्मचारी से सीधे संपर्क स्थापित कर सकता है। यह पुल आड़ा या तिरछा हो सकता है। तो हेनरी फियोल महोदय ने क्या किया कि जो बहुत सारी समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए एक सिद्धांत दिया कि एक स्तर का कर्मचारी दूसरे स्तर के कर्मचारी से सीधा संवाद कर सकता है। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है लोक प्रशासन का अर्थ बताते हुए लोक प्रशासन की प्रकृति तथा इसके विषय क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके अथवा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के में प्रमुख अंतर क्या है। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन की मान्यताएं लिखते हुए विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये थे लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से। अब इनके आंसर देख लेते हैं एक एक करके। लोक प्रशासन का अर्थ बताते हुए प्रशासन की प्रकृति तथा इसके विषय क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा समय और लगेगा आपको। लोक प्रशासन का अर्थ सरकार की नीतियों को लागू करने वाली प्रक्रिया से है। सरकार की जो नीतियां होती है उनको लागू करने की प्रक्रिया से इसका संबंध होता है। जो जनहित के लिए कार्य करती है, कौन, सरकारी जो नीतियां होती है वह जनहित यानी कि जनता के हितों के लिए कार्य करती है। यह लोक सार्वजनिक यानी कि लोक का मतलब सार्वजनिक और प्रशासन यानी कि प्रबंधन का संयोजन है। जो सरकारी विभागों के माध्यम से नीतियां, कानून और सेवाएं लागू करता है, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों है। किसकी, जो लोक प्रशासन विषय है इसकी प्रकृति वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों है, जो व्यापक जन केंद्रित और पदानुक्रमित होती है। जन केंद्रित यानी जनता पर केंद्रित होती है और पदानुक्रमित होती है। बात करें सरल अर्थ में लोक प्रशासन का अर्थ सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना है। अगर सीधा सीधा हम बोले तो जो सार्वजनिक नीतियां होती है उनको पूरा करना या लागू करना ही लोक प्रशासन है। यह सरकार के कार्यकारी अंग से संबंधित है। सरकार का जो कार्यकारी यानी कि कार्य करने वाला अंग है उससे संबंधित मानी गई है। परिभाषा देखिए, एल डी वाइट एक विद्वान है, एल डी वाइट। तो एल डी वाइट बताते हैं कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना या लागू करना होता है। तो परिभाषा में आपको एक डेफिनेशन देनी है एल डी वाइट के अनुसार। तो लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं यानी कि वो सभी कार्य शामिल किए जाते हैं जिसका उद्देश्य यानी कि जिन कार्यों का उद्देश्य लोक नीति यानी कि जनता की हेल्प करना, पब्लिक पॉलिसी को पूरा करना या लागू करना होता है, लोक प्रशासन कहलाता है।
व्यापक अर्थ में देखें यानी कि सार्वभौमिक अर्थ देखें तो उसमें यह सरकार द्वारा नागरिकों की सेवा के लिए की जाने वाली लगभग हर काम जैसे पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून को कवर करता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं, इसमें नोट कर लेना। लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है? पहला है प्रबंधकीय और एकीकृत दृष्टिकोण। प्रबंधकीय और एकीकृत दृष्टिकोण में देखिए कुछ विद्वान जैसे लूथर गुलिक इसे प्रबंधकीय कार्यों यानी कि योजना, संगठन, निर्देशन तक सीमित मानते हैं। यानी कि जो लोक प्रशासन है उसको लूथर गुलिक क्या बोलते हैं? योजना बनाना, संगठन और निर्देशन, इससे संबंधित मानते हैं, यहीं तक सीमित मानते हैं। जबकि हम बात करें अन्य इसे सभी स्तरों यानी कि लिपिक से लेकर सर्वोच्च का योग मानते हैं। अन्य जो विद्वान है वह जो सबसे छोटा कर्मचारी होता है, निम्न स्तर का कर्मचारी होता है, वहां से लेकर उच्च अधिकारी तक का सभी का योग अन्य विद्वान क्या मानते हैं? लोक प्रशासन का दृष्टिकोण मानते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान या कला। लोक प्रशासन विज्ञान या कला। यह एक कला है क्योंकि इसमें कौशल की आवश्यकता होती है। हमने पढ़ा कि कर्मचारियों में कौशल होना अनिवार्य है और कौशल किस में आता है? कला में आता है। और विज्ञान है क्योंकि यह व्यवस्थित अध्ययन जैसे बजट निर्माण, लोक नीति पर आधारित है। और साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? सिस्टमेटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण या फिर सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो इसमें भी सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से सैद्धांतिक रूप से होता है, जैसे कि बजट का निर्माण करना और साथ ही साथ लोक नीतियों को लागू करना इसमें शामिल है, इसलिए इसे विज्ञान की श्रेणी में भी रखा जाता है। आगे देखते हैं राजनीतिक और गैर राजनीतिक। लोक प्रशासन नीति निर्माण में मदद करता है। राजनीतिक यानी कि जो नीति कानून होते हैं उनके निर्माण में, और लेकिन मुख्य रूप से उसे लागू करता है। यानी कि गैर राजनीतिक जो गैर पक्षपाती होता है, यानी कि बिना पक्षपात के किया जाता है। नेक्स्ट है कल्याणकारी और उत्तरदायी। आधुनिक लोक प्रशासन केवल कानून व्यवस्था नहीं बल्कि नागरिकों के कल्याण, सामाजिक और न्याय पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि वर्तमान लोक प्रशासन की बात करें तो यह न केवल कानून व्यवस्था से संबंधित है बल्कि नागरिकों के कल्याण और समानता से भी संबंधित हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसका जो अथवा है पहले का, लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र देख लेते हैं। पहले लोक प्रशासन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है जिसे मुख्य रूप से दो दृष्टिकोणों में देखा जा सकता है। पहला है विषय वस्तु दृष्टिकोण। विषय वस्तु दृष्टिकोण पहला देखते हैं तो इसमें पोस्टकॉर्ब यानी कि लूथर गुलिक ने दिया था। अब इसमें विषय वस्तु दृष्टिकोण पोस्टकॉर्ब यानी कि लूथर गुलिक हो गया अपना क्लियर। इसमें पी का मतलब प्लानिंग यानी कि योजना बनाना, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन या संगठन का ढांचा तैयार करना, एस मतलब स्टाफिंग यानी कि कर्मचारियों की नियुक्ति करना, फिर है डी यानी कि डायरेक्टिंग यानी कि निर्देश देना, आदेश निर्देश देना या उनको पूरा करवाना। नेक्स्ट है सीओ यानी कि यानी कि कोऑर्डिनेटिंग यानी कि विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना। आर का मतलब रिपोर्टिंग यानी कि कार्य की रिपोर्ट तैयार करना। और लास्ट में है बी का मतलब बजटिंग यानी कि बजट यानी कि लेखा जोखा तैयार करना या निर्धारित करना। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, देख लेना, नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करें कार्य क्षेत्र दृष्टिकोण। कार्य क्षेत्र दृष्टिकोण की बात करें, कार्य क्षेत्र दृष्टिकोण, इसमें पहला है नीति निर्धारण यानी कि सरकार को नीति बनाने में सहायता करना। दूसरा है कानून प्रवर्तन यानी कि कानून का सही तरीके से क्रियान्वयन करना। तीसरा है सेवा वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसी सार्वजनिक सुविधाओं या सेवाओं को प्रदान करना। चौथा है बजट और वित्त यानी कि कर वसूलना और सार्वजनिक धन का सही तरीके से प्रबंधन करना। पांचवा पॉइंट है कार्मिक प्रबंधन, इसमें आता है लोक सेवाओं जैसे आईएएस, आईपीएस आदि की भर्ती और प्रशिक्षण देना। अगर हम इसका निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष रूप में लोक प्रशासन एक गतिशील क्षेत्र है जो सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी
को कम करता है, यानी कि सरकार और जनता के बीच की जो दूरी है उसको कम करने में यह सहायक होता है। यह न केवल कानूनों को लागू करता है बल्कि लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मुख्य साधन के रूप में भूमिका निभाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1.1 यानी कि इसका अथवा देखते हैं। क्वेश्चन है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों ही संगठन प्रबंधन तथा संसाधनों के उपयोग से संबंधित है, परंतु इसके उद्देश्य, कार्य प्रणाली और उत्तरदायी तो महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। क्वेश्चन आपने पहले देख लिया होगा, ये दोबारा प्रिंट हो गए उत्तर यहाँ से। क्वेश्चन आप वहां से देख लेना, मैंने पहले लिखवाया है, तो इसका आंसर आप लिख लेना। इसमें समझाने वाली कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है, तो आप इसको नोट कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये थर्ड पार्ट है। अब इसमें लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की मान्यताएं अच्छे से देख लेना एक बार और लास्ट में निष्कर्ष दे देना। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड से। हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित संगठन के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। और यहाँ पे अथवा में क्वेश्चन आएगा, औपचारिक संगठन क्या है और अनैतिक संगठन किस प्रकार भिन्नता रखता है, समझाइए। अब पहले देखते हैं हम हेनरी फ्यूल का। क्वेश्चन नंबर 2, हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित संगठन के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनरी फ्यूल आधुनिक प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांतकारों में से एक थे। इन्होंने प्रशासन और संगठन के संचालन को प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए। यानी कि जो हेनरी फ्यूल है यह आधुनिक प्रबंधन के सिद्धांतकारों में से एक माने गए। इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए। इन सिद्धांतों का उद्देश्य किसी भी संगठन में कार्यकुशलता, अनुशासन और समन्वय स्थापित करना है। फ्यूल ने कुल 14 प्रबंधन सिद्धांत बताए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि हेनरी फ्यूल महोदय ने प्रबंधन से संबंधित कितने सिद्धांत दिए, तो 14 सिद्धांत दिए थे। पहला सिद्धांत संक्षेप में देख रहे हैं यहाँ पे, कार्य विभाजन, यानी कि कार्य का डिवाइडेशन। कार्यों को अलग अलग भागों में बांटने से विशेषज्ञता बढ़ती है और कार्य अधिक कुशलता से पूरा होता है। यानी कि कोई भी कार्य होता है उसे अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाता है और उसे अलग अलग कर्मचारियों को सौंप दिया जाता है, तो उससे कार्य कुशलता बढ़ती है। अगर एक ही व्यक्ति सभी कार्य करने लगता है तो उससे कार्य कुशलता में कमी आती है। यानी कि एक व्यक्ति सभी कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन वो कुशलता नहीं आएगी और समय की भी बर्बादी होगी। इसलिए अलग अलग कार्यों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करके अलग अलग कर्मचारियों को जिम्मेदारी देने से उसकी विशेषज्ञता बढ़ती है। सेकंड है अधिकार और उत्तरदायित्व, यानी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो कर्मचारी होते हैं उनको अधिकार दिए जाने चाहिए और उनकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। प्रबंधक को कार्य कराने के लिए अधिकार दिए जाने चाहिए, साथ ही उसे उसके परिणामों के लिए उत्तरदायी भी होना चाहिए। यानी कि जो प्रबंधक होता है उसको अधिकार दिए जाने चाहिए और अपने कार्य के प्रति जवाबदेही भी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है इसमें अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन। संगठन में नियमों का पालन, अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। कोई भी संगठन होता है उसमें नियम होने चाहिए, नियमों का पालन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए और उस व्यवस्था को बनाए रखना आवश्यक होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड का, यानी कि प्रत्येक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए ताकि भ्रम की स्थिति न उत्पन्न हो। इसके बारे में मैं बता चुका पहले। नेक्स्ट है दिशा की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि समान उद्देश्य वाले कार्यों को एक ही योजना और एक ही नेतृत्व के अंतर्गत संचालित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। संगठन में निर्णय लेने की शक्ति का संतुलित विस्तार होना चाहिए। सातवां है न्याय और समानता, इक्वलिटी, यानी कि कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण और समान व्यवहार किया जाना चाहिए। आठवां पॉइंट है स्थिरता, स्टेबिलिटी। अब इसमें कर्मचारियों को कार्य में स्थिरता मिलनी चाहिए ताकि वे अनुभव प्राप्त कर सके। निष्कर्ष देखें, फ्यूल के संगठनात्मक सिद्धांत आज भी प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं। इन सिद्धांतों के माध्यम से किसी भी संगठन में कार्य कुशलता, समन्वय और अनुशासन को प्रभावी रूप से स्थापित किया जा सकता है। तो ये हेनरी फ्यूल महोदय के सिद्धांत को हमने देखे।
संक्षेप में, और कुल 14 है, लेकिन हमने 8 का जिक्र किया जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर यूनिट 3 से औपचारिक संगठन किसे कहते हैं और यह अनौपचारिक संगठनों से किस प्रकार भिन्नता रखते हैं या भिन्न होते हैं। इसका अथवा देखिए तो पोस्ट कोर पे विशिष्ट संदर्भ में मुख्य कार्यपालक के कार्य कौन कौन से, तो इनके आंसर आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, समझाने वाली ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। 3rd यूनिट का पहला क्वेश्चन है, औपचारिक संगठन किसे कहते हैं, यह अनौपचारिक संगठन से किस प्रकार भिन्न है, समझाइए। नोट कर लेना, इसको छाप लेना जल्दी जल्दी। साथ ही साथ इसके उद्देश्य है, ठीक है, उद्देश्य आपको नोट कर लेने हैं और लास्ट में निष्कर्ष आपको लिख देना है। ठीक है, इसी प्रकार पोस्ट गौर के संदर्भ में विशिष्ट मुख्य कार्यपालक के कार्य, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लेना। प्लानिंग यानी कि योजना बनाना, फिर संगठन बनाना, फिर कर्मचारियों की व्यवस्था करना, फिर है निर्देश देना, समन्वय स्थापित करना, प्रतिवेदन तैयार करना यानी कि रिपोर्टिंग तैयार करना। 7वां है बजट बनाना, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 4 से पद सोपान को परिभाषित करते हुए पद सोपान के लाभ तथा हानियां समझाइए तथा पद सोपान की हानियों पर हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, समझाइए। साथ ही साथ इसका अथवा है निर्णय निर्माण प्रशासन का हृदय है, इस तथ्य को समझाते हुए प्रशासनिक संगठन के क्षेत्र में निर्णय प्रक्रिया पर हर्बर्ट साइमन के विचारों की व्याख्या कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको इग्नोर मत करना, अच्छे से देख लेना। तो इसमें पद सोपान की परिभाषा, तो पद सोपान की परिभाषा आप सीधा सीधा लिख लेना, इसमें समझाने वाली कोई विशेष बात नहीं है और टाइम भी थोड़ा कम है। पद सोपान के लाभ, क्या क्या लाभ होते हैं, तो इसमें लाभ देख लेते हैं पहले। स्पष्ट उत्तरदायित्व है, यानी कि यह स्पष्ट करता है कि कौन कौन किसे आदेश देगा, जिससे जिम्मेदारी का निर्धारण आसान होता है, यानी कि स्पष्ट उत्तरदायित्व होता है कि आदेश कौन देगा, जिससे क्या होता है, जिम्मेदारी का निर्धारण आसानी से हो जाता है। अनुशासन का समन्वय, संगठन में आदेश की एकता बनी रहती है और विभिन्न कार्यों में समन्वय स्थापित होता रहता है। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण में आसानी, उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ के कार्य की आसानी से निगरानी कर सकता है, यानी कि उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के जो कार्य हैं उन पर आसानी से निगरानी रख सकता है। कार्य कुशलता में वृद्धि, कार्य के विशेषज्ञता या विशेषज्ञ के अनुभव और आधार पर पद बांटे जाते हैं। अब इसकी हानियां ऐसे ही, इसमें लाल फीताशाही की स्थिति उत्पन्न होती है, संचार में अवरोध उत्पन्न होता है, निर्णय में देरी हो सकती है, इसके अलावा मानवीय संवेदनाओं की अनदेखी यहाँ पर की जाती है। तो इसकी हानियां हम देख लिए। साथ ही साथ अब देखते हैं पद सोपान की हानियों पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जा सके। इसमें पहला है गैंग प्लेग की जो योजना है, यानी कि हेनरी फ्योल ने गैंग प्लेग की जो सिद्धांत दिया था उसको लागू करना। फिर इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। थर्ड है इसमें नियमों में लचीलापन स्थापित करना कि नियम कैसे होने चाहिए, लचीले होने चाहिए। नेक्स्ट है चौथा, इसमें संचार के आधुनिक जो संसाधन है उनका उपयोग करना चाहिए। और लास्ट में आपको क्या करना है, इसका संक्षेप में विवरण देना है। नेक्स्ट है इसमें नेतृत्व की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, नेतृत्व के विभिन्न सिद्धांतों का संक्षेप में परिचय दीजिए, और अथवा इसमें मास्लो के आवश्यकता की क्रमबद्धता सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं, नेतृत्व की अवधारणा, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं, नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या विचारों, व्यवहार और दृष्टिकोण से समूह के सदस्यों को सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, प्रभावित करता है और निर्देशित करता है। यह संगठन की सफलता का मुख्य आधार माना गया है। यानी कि नेतृत्व यानी कि एक व्यक्ति को नेतृत्व दिया जाता है, वो क्या करता है, अपने कर्मचारियों को निर्देश देता है, आदेश देता है, उनको सही तरीके से करने के लिए प्लानिंग बताता है, उनको सहयोग प्रदान करता है। इससे कोई भी संगठन होता है वो मजबूत होता है और उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है नेतृत्व की अवधारणा। तो नेतृत्व की अवधारणा में देखिए पहला पॉइंट है प्रभाव डालने की प्रक्रिया। नेता
नेता अनुयायियों को बिना जोर जबरदस्ती के कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अगर प्रभावी नेतृत्व होता है, अगर अपना लीडर प्रभावशाली होता है, प्रतिभावान होता है, तो वह कर्मचारियों को जोर जबरदस्ती कार्य करने के लिए नहीं बोलता है, बल्कि उनको प्रेरित करता है ताकि कर्मचारी स्वयं अपनी इच्छा से कार्य करे। नेक्स्ट हम बात करें लक्ष्य उन्मुख, यानी कि यह एक साझा दृष्टि की ओर टीम का मार्गदर्शन करता है। साझा यानी कि सबकी जिम्मेदारी है और संयुक्त रूप से पार्टनरशिप में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट है इसमें पारस्परिक संबंध, इसमें नेता और अनुयायी एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परिस्थिति जन्य, नेतृत्व शैली स्थिति और समूह की आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रहती है। अलग अलग समूहों में अलग अलग प्रकार के नेतृत्व की कुशलता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है नेतृत्व के प्रमुख सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है। पहला है महान व्यक्तित्व सिद्धांत, ग्रेट मैन थ्योरी। यह सिद्धांत मानता है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। नेतृत्व जन्मजात गुणों जैसे साहस, बुद्धि का परिणाम है। पहला क्या है इसमें सिद्धांत कि महान व्यक्तित्व सिद्धांत, यानी कि इसके अनुसार यह माना गया है कि नेता जन्मजात ही होता है, उसमें जन्म से ही ऐसे गुण पाए जाते हैं। धैर्यवान होता है, साहसी होता है, बुद्धिमान होता है। सेकंड है शील गुण सिद्धांत। इसके अनुसार सफल नेताओं में विशिष्ट व्यक्तिगत गुण होते हैं, जैसे आत्मविश्वास, ईमानदारी और निर्णय लेने की क्षमता। यानी कि शील गुण में क्या होता है कि जो सफल नेता होते हैं उनमें विशिष्ट व्यक्तिगत गुण होते हैं, जैसे कि आत्मविश्वास, खुद का विश्वास, ईमानदारी। आपने देखा होगा कि कुछ नेता लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सरासर झूठ बोलते हैं, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि जनता पागल बन जाती है और मान लेती है कि हाँ नेताजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अंगूठा छाप है, चौथी फेल है, और बोलते हैं खुलेआम कि ऐसे करना है, जबकि उनको खुद को पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो देखो, मतलब क्या बोलूं मैं आपको, हाई लेवल का है, ब्रिलियंट होते हैं वो, है ना। ईमानदारी, खुद को ईमानदार, लेकिन यहाँ वो बातें लागू नहीं होगी। ईमानदारी, कुछ नेता होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ईमानदारी होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक नाम लेना चाहूँगा केजरीवाल जी का, बहुत अच्छे ईमानदार नेता है। मनीष सिसोदिया जी का नाम लेना चाहूँगा। इसके अलावा संजय सिंह जी का नाम लेना चाहूँगा, बहुत ईमानदार नेता है अपनी जगह भी। और साथ ही साथ मैं एक और नाम लेना चाहूँगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के, यानी कि कितने सिद्धांतवादी थे वो इंसान। कलाम साहब का नाम लेना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करें शील गुण की। नेक्स्ट हम बात करें व्यवहारवादी सिद्धांत। तो व्यवहारवादी सिद्धांत यह मानता है कि नेतृत्व गुणों से नहीं बल्कि व्यवहार से निर्धारित होता है। नेता अपने कार्यों या कर्मचारियों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं यह महत्वपूर्ण है, यानी कि उनका व्यवहार भी मायने रखता है कि नेता यानी कि जो उच्च अधिकारी होता है वह अपने कर्मचारियों, अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति कैसा बिहेव रखता है, तो वे भी निर्भर करता है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें बाकी के जो सिद्धांत है ये आप एक एक करके लिख लेना, देख लेना। और ये है मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। अब इसमें हम इसके 5 स्तर बताए गए हैं, तो आप इसको नोट कर लेना। बाकी हम देखिए इसमें निष्कर्ष हो गया। अब ये इस सिद्धांत की आलोचना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, टिप्पणी लिखिए, यानी कि आपको इन पर टिप्पणी लिखनी है। समन्वय का अर्थ बताइए, संचार व संप्रेषण में अंतर बताइए, आदेश की एकता क्या है, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण में अंतर बताना है, प्रत्यायोजन का अर्थ बताना है, बजट का अर्थ, प्रकार एवं सिद्धांत बताने हैं, और भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये थे हमारे आज के लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फंडामेंटल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित महत्वपूर्ण शॉर्ट्स और लॉन्ग क्वेश्चन, और साथ ही साथ हमने देखा है उनके उत्तर भी। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा और आपके एग्जाम में बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।